नियमित रूप से पाठक रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि धर्मयुग के आखिरी पन्नों पर एक बड़ी मशहूर कार्टून पट्टी यानी कि कार्टून स्ट्रिप छपती थी जिसका नाम था कार्टून कोना। और इस कार्टून कोने का नाम था कार्टून कोना डब्बू जी। इसी पर दाईं ओर एक नाम लिखा होता था। ये नाम भी इस कार्टून कोने की तरह बड़ा दिलचस्प था, आबिद सुरती साहब का। और आबिद सुरती साहब आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आबिद साहब न सिर्फ एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, चित्रकार हैं, बल्कि एक मशहूर लेखक की हैसियत से भी देश विदेश में इनकी काफी पहचान है। आबिद साहब, बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने आप को ब्रश और पेंट्स से जुड़ी हुई शख्सियत मानते हैं या कलम से जुड़ी हुई शख्सियत मानते हैं या कुछ और मानते हैं? मैं अपने आप को ब्रश से जुड़ी हुई शख्सियत मानता हूं और उसी में आगे बढ़ना चाहता हूं, आगे बढ़ रहा हूं और आगे बढ़ता रहूंगा। अच्छा, डब्बू जी का सफर कैसे शुरू हुआ था? शुरू में मैंने डब्बू जी गुजराती पत्रिका के लिए बनाने शुरू किए थे, लेकिन बदकिस्मती ये हुई उसमें कि सिर्फ 4 या 5 इंस्टॉलमेंट छपे उसके। अच्छा। और लोगों ने उसे जरा भी पसंद नहीं किया जी। और यहाँ 30 साल तक नॉन स्टॉप लगातार चलता रहा। अच्छा, ये कब शुरू हुआ था और क्या विचार था इसके पीछे? जो डब्बू जी का चुटकुला रहता था वो 2 पहलुओं पर चलता था जी। उसके 2 पहलू थे। हाँ। एक तो ये था कि आपने चुटकुला पढ़ा, हंस दिए और भूल गए, लेकिन उसका एक दूसरा गहरा पहलू था जी, जो काफी लोग वो भी पकड़ लेते थे। जैसे जिसमें से एक जो मेरे पाठक वर्ग काफी बड़ा था इसका, जिसमें से मतलब काफी बड़े बड़े लोग भी शामिल थे, जैसे कि ओशो, जिसे रजनीश के नाम से हम जानते हैं। अब जिस हफ्ते ये कार्टून छपता था उसके दूसरे हफ्ते ओशो अपने प्रवचन में उसको एनालाइज करते थे। अच्छा, ये बताने के लिए भक्तों को कि देखो ये जो डब्बू जी जो है वो क्या कहना, असली मकसद उसका कहने का क्या है, तो वो असली बात बताते थे। मिसाल के तौर पर मतलब ये कि मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे कैरेक्टर जैसे है वैसे अपना डब्बू जी भी है जी। तो डब्बू जी एक बार एक मुर्गी लेकर आए जी, घर में बनाने के लिए। तो मुर्गी लेकर आ रहे थे तो चील ने झपट्टा मारा, झपट्टा मार के मुर्गी ले गई और डब्बू जी खिलखिलाकर हंसने लगे। अच्छा। तो लोग बड़े हैरान करे, बेवकूफ, बोले तेरी मुर्गी तो ले गए, वो चील झपट्टा मारकर ले गई तेरी मुर्गी और तू हंस रहा है। तो डब्बू जी ने कहा कि मुर्गी तो ले गई लेकिन रेसिपी तो मेरे पास है। तो ये चुटकुला एक लेवल पर तो बराबर है, लोग इसी तरह हंसते थे, कहका लगाते थे। ओशो ने उसका इंटरप्रिटेशन ये किया कि आज धर्म में से जो है आत्मा जो है निकल चुकी है और लोग जो है जैसे मुर्गी को लेकर वो चील बैठी हुई है उसी तरह धर्म को लोग चिपकाए बैठे हुए, जबकि आत्मा तो किसी और के पास। अच्छा, कोई रोचक घटना डब्बू जी से जुड़ी हुई हो या उसको क्रिएट करते हुए, उसको रचते हुए कभी कोई बड़ा दिलचस्प वाकया हो गया हो तो हमें बताइए। इसके जो आइडियाज जो थे, आइडियाज को क्रिएट करने के लिए मुझे काफी फंक्शंस में, काफी घरों में, भीड़ भाड़ में जाना पड़ता था। मतलब आपको अपना क्षेत्र काफी बढ़ाना पड़ा, काफी सोशल हो जाना पड़ा। और वहीं बातों बातों में से डब्बू जी के चुटकुले अपने आप ही निकल आते थे। कहीं बैठे हुए पार्टी में, दोस्तों में किसी ने चुटकुला सुना दिया तो मैं कहका लगा के हंस दिया, तो उसने कहा उल्लू के पट्टे ये तो तुमने ही तो दिया है डब्बू जी में। मतलब आप अपनी रची हुई चीज तो भूल जाता था मैं। लेकिन अब हमें अच्छी तरह से याद है कि आप घर से ये सोच कर आए हैं कि अपने सुनने वालों को वो फिल्मी गीत भी जरूर सुनवाएंगे। मुझे तो सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रिय जो है वो शैलेंद्र का गीत है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, कि ये कैसी दुनिया बना दी तूने, कैसा प्यार बना दिया, कैसे लोग बना दिए, कैसे खिलौने बना दिए। विविध भारती के दोस्तों, डब्बू जी बनाने वाले आबिद सुरती साहब को ये हैरत होती है कि दुनिया बनाने वाले ने कैसी ये दुनिया बनाई। आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी का लिखा गीत फिल्म तीसरी कसम। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। आबिद साहब, आप
कार्टूनिस्ट की हैसियत से तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि आप खुद को एक चित्रकार मानते हैं और दुनिया आपको एक बहुत अच्छा लेखक मानती है। ये बताइए कि ब्रश से कलम तक का ये जो आपका सफर है, ये कैसे शुरू हुआ? आपने लिखना कैसे शुरू किया? मुझे पेंटिंग से आमदनी नहीं थी, तो मैंने ये राइटिंग का ले लिया ताकि राइटिंग से मुझे इनकम हो, और वो इनकम मैं पेंटिंग में लगाता था। फिर भी इनकम कम पड़ती थी तो मैं कार्टून बनाने लगा, तो कार्टून से जो आमदनी हुई वो भी इसमें लगा दी। अब पहला उपन्यास जब मैंने लिखा था तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मतलब ये सही है या नहीं, क्योंकि लिटरेचर से मुझे कोई ताल्लुक नहीं था, न मैंने किसी राइटर को पढ़ा था। जैसे लोग आजकल जो है राइटर बनने से पहले प्रेमचंद पढ़ते हैं या शरद चंद्र पढ़ते हैं या बड़े बड़े लेखकों को जानते हैं, समझते हैं। मैंने यूं ही एक बार सोचा कि भाई ये इस लाइन में कुछ आमदनी हो सकती है, तो बैठ के मैंने एक उपन्यास लिख डाला। जी। लिखने के बाद में करीबन 500 पन्ने हो गए। तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं इसका क्या करूं, मैं अब कौन खरीदेगा इसको। तो मैंने एक घर के अंदर वो सारे पन्नों का ढेर लगा के रखा हुआ था, और हमारे पड़ोस में एक रद्दी वाला रहता था जो उसकी नजर उस पर थी। तो एक बार आया, बोले आबिद भाई ये क्या है सब, ये यहाँ क्यों रखा हुआ है? तो मैंने कहा भाई ये वैसे ही पड़ा है, ले जाओ तुम। और हाँ, पहला उपन्यास जिसका नाम था टूटे हुए फरिश्ते, जो पहले गुजराती में आया था, उसके बाद में हिंदी में आया। तो उस रद्दी वाले की लिंक जो थी वो एक प्रकाशक के साथ थी। ये भी एक सामाजिक व्यंग्य है। तो उसने वो जो रद्दी उठाई तो पढ़ने लगा, पढ़ने का ये तो बहुत बढ़िया उपन्यास है जी, ये तो छप सकता है। तो मैंने कहा छपवा दे तू। तो वो लेके उस प्रकाशक के पास गया, मैं नहीं गया था, मैं वो गया, उसने वहां दिया, वहां फौरन अप्रूव हो गया और छप गया वो। छपने के बाद वो बड़ा चर्चित रहा उपन्यास। तो बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आपने अच्छे खासे गर्दिश के दिन देखे हैं। कैसे थे वो दिन? गर्दिश के दिनों में भी बड़े बड़े चुटकुले होते थे जी। मसलन एक दौर ऐसा आया था कि जैसे मेरी इनकम के जितने जरिए थे वो सारे बंद हो चुके थे। पेंटिंग तो बिक ही नहीं रहे थे। पब्लिशर जो था वो हमारे शहर सूरत का था, सूरती सरनेम जो नाम जो है मेरा उसी पर से। तो सूरत में जो प्रकाशक था, वहां सूरत में बाढ़ आ गई तापी नदी के अंदर जी। तो उस दौर के अंदर सूरत शहर ही करीब करीब मतलब बह गया था उसके अंदर। ओहो। तो प्रकाशक ने मुझे खत लिखा कि आबिद भाई सारा शहर डूब रहा है लेकिन आपकी किताबें तैर रही है। तो इस तरह के व्यंग गर्दिश में भी चलते रहते थे जी। तो उन्हीं दिनों में घर में कुछ रंग पड़े हुए थे तो मैंने दीवारों को कैनवास बना दिया था। अच्छा। तो सारी दीवारें पेंट कर दी, छत पेंट कर दिया, फ्लोर को पेंट कर दिया, फर्श को भी। फिर कुछ नहीं मिला तो फिर बर्तन बचे हुए थे, बर्तनों को भी मैंने रंग डाला। तो इसमें वो जो पेंटिंग जो क्रिएट किया था तो वो ऐसा लग रहा था जैसे एक मिसाल दे रहा हूं कि एक आदमी बैठा हुआ है दीवार से टेक लगाकर। तो वो आदमी मैंने आधा दीवार पर बनाया था और आधा फर्श पर, जैसे उसकी टांगे फैली हुई है तो वो फर्श पर बनाई थी। तो फर्श, दीवार, छत ये सब एक हो गया। जी जी। तो इस तरह बनाते बनाते जब मैं दरवाजे तक आया तो हमारा पड़ोसी सोच में पड़ गया कि भाई यहां से हमारे घर में आएगा कि उसके घर में जाएगा। तो हमारा मकान मालिक आया, वो बड़ा नाराज हुआ वो देखकर सारी हालत। तो उसने भी चुटकुला मारा कि आबिद भाई इसको यहां से दरवाजे से बाहर निकाल कर अगर कब्रिस्तान तक ले जाना है तो खर्चा मैं दूंगा। जी। ये उन दिनों की सारी यादें हैं। अभी साहब, जो गर्दिश के खाली खाली दिन थे, क्या उन दिनों में आप कोई गीत गुनगुनाया करते थे? तब मैं गीत भी गुनगुनाता था और रेडियो भी सुनता था। और तब मेरा प्रिय गीत जो था वो था मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। किसी भी वर्ग को नहीं मानती और सबकी समझ में आती है। संगीत की भाषा से अब आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहते हैं? संगीत की भाषा बिल्कुल सही है, लेकिन साहित्य की भाषा भी वैसी है जी। चित्रकारी की भाषा भी वही है, क्योंकि यहाँ भी तो सरहदें नहीं है। जी, लेकिन संगीत जो है वो आम आदमी तक भी पहुंच जाता है जाके। यहाँ का संगीत जो है पाकिस्तान में बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही लोकप्रिय है। हाँ जी। वहाँ के लोग गुनगुना, अब वहाँ का पाकिस्तान का
कोई गाना, कोई गीत कभी कभी यहाँ इतना पॉपुलर हो जाता है कि सरहदों का अंदाज ही नहीं रहता। हम भूल जैसे जाते मुझे हैं। याद है कि एक गाना हवा हवा जी मुझको भुला दे, हाँ जी, पता बता दे, जो आया था काफी लोकप्रिय हुआ था। और हिंदुस्तान में तो हवा की तरह ही चला था वो गाना। तो जैसे मुझे जो पसंद है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। क्या बात है। एक बार फिर आपने शैलेंद्र जी का लिखा गीत चुना है और फिल्म सीमा का ये गीत है, आइए सुनते हैं। भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं मशहूर कार्टूनिस्ट, चित्रकार और लेखक आबिद सुरती साहब। आबिद साहब, जब किसी मशहूर शख्सियत के बारे में हमें कुछ चीजें पता चलती हैं, उनका काम हम देखते हैं, जानते हैं, तो उनकी जाती जिंदगी के बारे में जानने की बड़ी इच्छा होती है। आप हमें ये बताइए कि आप किस शहर से हैं और आपका बचपन कैसा बीता? जैसा कि मेरा नाम बताता है, सुरती जी तो यानी कि मैं सूरत शहर का रहने वाला हूं। जी और वहीं से आजादी से पहले जो माइग्रेशन शुरू हुआ, तब कुछ लोगों में बड़ा डर था कि जो हिंदुस्तान बनेगा यहाँ तो वो सिर्फ हिंदुओं का मुल्क होगा। जी। ऐसी मुसलमानों में कुछ दहशत थी, इसीलिए मुसलमान भागे जा रहे थे यहाँ से। काफी मुसलमान पाकिस्तान चले गए और हम लोग बंबई तक आए। लेकिन मेरे जो पिताजी जो थे वो नेशनलिस्ट थे, जी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। हमारी दादी जो थी, उन्होंने सूरत में ये मूवमेंट शुरू किया था, चरखा मूवमेंट। मुस्लिम औरतों को चरखे तक लाने वाली मेरी दादी थी। अच्छा अच्छा। और जब गांधी जी दांडी कूच के लिए निकले थे तो सवेरे 5 बजे उठकर वो हमारे वहां से, यहाँ से जहां से गुजरने वाले थे, वहां जाकर वो खड़ी रह गई। जी गांधी जी, कई भीड़ थी, काफी लोग थे, तो मतलब 5 बजे उठकर जाना तो कितनी डेडिकेटेड होगी वो महिला। जी जी। और गांधी जी जब वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम महिला खड़ी हुई है भीड़ में अकेली। जी सारे पुरुषों की भीड़ के अंदर एक मुस्लिम महिला। तो गांधी जी उसके पास गए और हाथ जोड़े, नमस्कार किया, उसने भी नमस्कार किया। तो ये मेरी दादी की जिंदगी की कमाई थी जी जी। कि गांधी जी मेरे पास रुके और मुझे नमस्कार किया। बस आखिर तक जो भी घर में मेहमान आता था उनको ये किस्सा सुनाते थे कि देखो गांधी जी आए थे मेरे पास, हाथ जोड़े थे, नमस्कार किया था और आगे बढ़ गए थे। तो हम लोग सूरत शहर से वहां से तो निकले, बंबई तक आ गए और बंबई में हमारा कुंबा काफी बड़ा था। तो ये फैसला किया गया कि भाई पाकिस्तान चले जाए। तो पिताजी ने और दादी ने मना कर दिया, तो बाकी सारा कुंबा जो था सब पाकिस्तान चले गए, हम लोग यहाँ रह गए। आप क्या करना चाहते थे बचपन में? हाँ। आपने अपने लिए क्या सपना बुना था? मेरे बचपन से ही मुझे चित्रकार बनने का सपना था और उसमें कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे आ गए जिंदगी में जिन लोगों ने मुझे पूरा सहयोग दिया। कभी घर वालों ने इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि चित्रकारी के अलावा कुछ अच्छे प्रोफेशंस भी हैं जिनको लोग ये मानते हैं कि वो चित्रकारी से बड़े प्रोफेशंस हैं? घर वाले तो हमेशा से ही ये उम्मीद लगाए रहे कि बेटा वकील बन जाए या डॉक्टर बन जाए। जी। लेकिन मतलब आखिर तक वो लोगों को आज भी वही अफसोस है कि मैं वकील के डॉक्टर नहीं बना। अरे जी। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि एक बच्चा जो है उसके मन में जो बनने का है, जो उम्मीद है उसकी, अगर आप उस उम्मीद को तोड़ दोगे तो बच्चे की जिंदगी फिर वो नहीं रहेगी कि जो वो बनना चाहता है, जो करना चाहता है, उससे फिर मायूस होकर बड़ी पेसिमिस्टिक लाइफ। अभी साहब, आपसे बातचीत करके ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए आपके मन में एक खास जगह है। आपने उसी कॉमिक को मैं लाकर उसकी नकल करता था बैठकर। तो नकल करते करते धीरे धीरे वो पकड़ में आ गई चीज कि भाई मिकी माउस है, तो मिकी माउस को बनाने का तरीका क्या है। तो एक तो ये हम तो सिर्फ देख लेते हैं कि भाई ये मिकी माउस है, लेकिन जब बनाने बैठा तो मुझे पता चला कि भाई ये जो बंदा जिसने ये मिकी माउस क्रिएट किया है, वॉल्ट डिज्नी, तो उसने काफी सोच कर मिकी माउस बनाया है। उसने प्रोपोर्शन सारे तय किए हैं जी कि भाई ये मिकी माउस का सर है तो वो एक मेजरमेंट है जी, उसका जिस्म जो है तो 2 मेजरमेंट है जी। इस तरह के सारे मेजरमेंट उसके फिक्स थे। वो जो नकल करने से पता चला, तो उसी के बल पर मैंने डब्बू जी क्रिएट किया। हाँ हाँ कि एक सर का मेजरमेंट पकड़ के डब्बू जी को क्रिएट कर लिया मैंने। जी जी।
अब तो मतलब क्या कहते हैं कि बाढ़ आ गई है बंबई के अंदर कॉमिक्स की, और अब ये बाढ़ खत्म होती जा रही है, इसलिए कि अब सारा कॉमिक्स आपको टीवी पर मिल रहा है, चैनल पर। आपको क्या लगता है कि इसका बच्चों पर किस तरह का असर पड़ रहा है? बच्चों पर अब ये तो इस पर डिपेंड करता है कि बच्चे जो है, बच्चों के जो माँ बाप जो है वो सुलझे हुए है या नहीं। अभी साहब, मुझे लगता है कि क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए। क्या बोलती तू। अभी साहब, आपकी काफी किताबें बहुत मशहूर हुई हैं और जिसमें से हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि आपका एक उपन्यास है 72 साल का बच्चा, जिस पर विविध भारती से ये धारावाहिक नाटक के रूप में भी प्रसारित हो चुका है। इसके अलावा हमने सुना है कि बंबई की जिंदगी पर, बंबई के अंधेरे कोनों पर आपका एक उपन्यास है, और इसके अलावा आपकी और भी कई किताबें हैं। तो अपने रचना कर्म के बारे में हमें बताइए। जो बंबई पर जो मैंने लिखा है और जो काफी लोकप्रिय भी हुआ है, वो उस उपन्यास का हिंदी नाम है मुसलमान जी, जो अभी मराठी में धारावाहिक चल रहा है। अच्छा, ये उपन्यास जो है मैंने बचपन के उन दिनों को लेकर लिखा है जब मैं डोंगरी पर रहता था जी। और डोंगरी जो था वो ये गुंडागर्दी का तब सबसे बड़ा अड्डा था। यहीं से करीम लाला जी, वो भी वहीं था जी, हाजी मस्तान भी वहीं था, तब दाऊद भी वहीं था, और आजादी तब नई नई आजादी मिली थी। तो मुझे याद है कि एक आदान प्रदान इन लोगों से लगातार मेरे बचपन के दिनों में होता रहा। इन सारी बातें जो मैंने नजरों से देखी थी, इन बातों को मैंने उस उपन्यास में ले लिया है, सारी बातों को। और एक साहब जो थे, जो मेरे साथ डोंगरी में रहते थे, ये उपन्यास का जो थीम जो था उसकी बात कर रहा हूं, तो वो जो साहब जो थे वो भी एक कमरे में रहते थे, वो भी जॉइंट फैमिली के साथ रहते थे जैसे मैं रहता था। वो भी एक ही मस्जिद में, जहां मैं नमाज पढ़ता था वहां वो भी आते थे नमाज पढ़ने। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसी स्कूल में वो भी पढ़े, लेकिन उनका रास्ता जो था वो दाऊद का रास्ता था, और मेरा रास्ता जो था वो क्रिएटिव रास्ते पर मैं आगे बढ़ गया। तो इस उपन्यास का थीम ये है कि क्या बात है ये, कि एक ही माहौल है, एक ही मतलब सारे संजोग है, फिर भी दो लोग, दो रास्ते कैसे बदल जाते हैं जी। तो पूरा उपन्यास उसी पर है। और इसी में मैंने बताया है मुस्लिम कौम की जो हालत इस वक्त जो है, जरूरत तो ये है कि इनकी इकोनॉमी को ठीक किया जाए, इनको एजुकेशन दिया जाए ताकि ये थोड़े से उभर कर ऊपर आए जी। तो ये सारे मसले मैंने लिए हैं। इसके अलावा आपके कुछ यात्रा वर्णन है, गजलों की किताब है। यात्रा पर मैं जब जापान गया था तो वहां जो देखा, वहां एक एक्सपो 70 करके मेला लगा था जापान में, ओसाका में। तो वहां एज ए डिजाइनर मुझे भेजा गया था जी। तो उन लोगों ने मुझे 1 हफ्ते का भत्ता दिया था, यानी कि 5 स्टार होटल में रहना, ये वो। तो मैंने उन लोगों से कहा कि भाई 5 स्टार होटल के बजाय आप मुझे कैश दे दो तो मैं किसी राम भरोसे में ठहर जाऊंगा जी जी, और ज्यादा दिन मैं जापान देख सकूंगा। तो उन लोगों ने मुझे वहां कैश पैसे दे दिए। तो कैश देने से मैं पूरा 1.5 महीना रह सका वहां। हाँ। जो 7 दिन का प्रोग्राम था, 1.5 महीने में मैं पूरा जापान घूमकर, और जापान की वो सारी अंदरूनी बातें जो जापानियों को भी पता नहीं थी, वो खोज कर मैंने जो किताब लिखी है उसमें दी गई। क्या नाम है उस किताब का? उसका नाम था, मैंने ओरिजिनल गुजराती में लिखी थी ये किताब, एक झलक जापान की। और इसी नाम से हिंदी में भी है, इसी नाम से मराठी में भी है, कन्नड़ में भी है, कई जबान में है ये। घूमने का इसका मतलब आपको अच्छा खासा शौक रहा है। तो आपकी मनपसंद जगह कौन सी है? दुनिया घूमने के बजाय मैं तो चाहूंगा कि मैं हिंदुस्तान को ही पहले पूरी तरह देख लूं। हालांकि मैं काफी घुमा हूं हिंदुस्तान में, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि कई जगह ऐसी है कि जो अब तक मैं पहुंच ही नहीं पाया वहां। जैसे आप साउथ में चले जाइए, केरला के बैकवाटर्स में चले जाइए, कहीं हिमालय में आगे बढ़ जाइए। तो मैं काफी मतलब घुमा हूं। ऋषिकेश, मैं वहां गया था, बद्रीनाथ, केदारनाथ जी। मैं तब गया था जब वहां बद्रीनाथ पहुंचने के लिए 30 दिन तक चलना पड़ता था। 30 दिन की यात्रा। तो मैं तो मुसलमान था, मैं जा रहा था आर्ट के नजरिए से, कुदरत को देखने के लिए, नजारे ये सब देखने के लिए कि भाई ये क्या है जी, कुदरत क्या है। तो और ये जो सारे श्रद्धालु जा रहे हैं उनके साथ बढ़ता बढ़ता जो मैं गया,
तब मुझे याद है मेरे साथ एक कोई साधु भी था जो सर पर जो है वो नाव लेकर जाता था। वो जा रहा था मानसरोवर जी नाव लेकर, वो मानसरोवर में नाव डालने के लिए, और मैं जा रहा था बद्रीनाथ केदारनाथ। तो 30 दिन 28 से 30 दिन की यात्रा कर मैं वहां पहुंचा था और इतना सुकून मिला था, इतनी शांति मिली थी, क्योंकि सारा माहौल जो था ना वो प्यार का था। तो वो जो प्यार जो वहां नजर आया मुझे बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर, वो आज भी मैं भूल नहीं पाया हूं। जहां सही ढंग से सही मजहब सही धर्म काम कर रहा है तो वहां लोगों को शांति मिलेगी ही मिलेगी। सही बात है। आबिद साहब, ये जो बात है आपकी, इस बात पर एक गाना हो जाए। बिल्कुल हो जाए। मैं तो चाहूंगा कि अल्लाह तेरो नाम, जी, ईश्वर तेरो नाम। अच्छा आबिद साहब, आप इतने सालों से मुंबई में हैं और मुंबई एक ऐसा शहर है जो फिल्मों के लिए, जो पर्दे पर झिलमिलाती तस्वीरों के लिए माना जाता है। पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ जब आते हैं तो फिल्मों में शामिल होने का एक सपना लेकर आते हैं। और आप तो न सिर्फ लिखने से जुड़े हैं बल्कि आप पेंटिंग से भी जुड़े रहे हैं। क्या कभी आपका मन नहीं ऐसा हुआ कि इस हिस्से में भी जरा अपने आप को आजमाया जाए? मुझे जो मौके मिले फिल्म में, वो किसी ने मेरा उपन्यास पढ़ लिया तो उसने बुला लिया, या किसी ने कहानी पढ़ ली तो उसने बुला लिया। जी। जैसे एक मिसाल दूंगा राज कपूर की। जी। उन्होंने मेरा एक उपन्यास पढ़ा था दौड़ करके, तो उसने फौरन मुझे बुला लिया, तो मैं पहुंच गया उनके पास। उन्होंने कहा कि भाई आपका जो अभी धारावाहिक चल रहा है, आपका यहाँ तक 3-4 इंस्टॉलमेंट छपे थे। जी जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तक आया हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर उन्होंने कहा कि फिर यहाँ से ये ऐसे आगे बढ़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर बोले क्लाइमेक्स यहाँ बनेगा। मैंने कहा वो भी सही। मैंने कहा फिर एंड यहाँ होगा। मैंने कहा वो भी सही। उन्होंने कहा डन। यानी वो आदमी की सोच जो थी जी, वो इतनी करेक्ट थी कि पूरा उपन्यास उसने भाप लिया कि ये यहाँ से आगे बढ़ा है तो यहीं चल के खत्म होगा। जी जी। बात पक्की हो गई, सब हो गया। तब बॉबी फिल्म बन रही थी। अच्छा अच्छा। तो और मुझसे राज साहब कहा करते थे कि आबिद भाई, ये बॉबी फिल्म जो है ये 2 हफ्ते की फिल्म है, किसी तरह बिक जाती है। ये पर्सनल लेवल की बात थी, अंदरूनी बात, कि 2 हफ्ते की फिल्म है, ये किसी तरह सर से निकल जाती है तो इसको हम सेट पर ले जाते हैं। जी जी। इसके लिए उन्होंने धर्मेंद्र से बात की, विनोद खन्ना से। उस दौर के अंदर विनोद खन्ना, मुमताज को मेरे सामने फोन किया कि एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आया और अगली फिल्म जो है उसमें हम आपको हीरोइन बनाना चाहते हैं। ये मेरे सामने सारी बात हुई। जी जी। ये सब यानी उनको ये अंदाजा ही नहीं था, यानी इतने साल के तजुर्बे के बाद ये शख्स राज कपूर ये अंदाजा नहीं लगा सका कि एक सोने की खान पर वो बैठा हुआ है बॉबी। जी। और बॉबी जो रिलीज हुई किसी तरह बिकी और रिलीज हुई और पैसे की बरसात शुरू हो गई आरके स्टूडियो के अंदर। तो फिर राज साहब ने मुझसे कहा कि आबिद भाई, अब हम आपका सब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि आपका थोड़ा हटकर है। अब मुझे फिर से मतलब वही कोई प्रेम कहानी पकड़नी पड़ेगी। बात वही रुक गई। जी। अच्छा, उसके बाद में ये हुआ कि फिर नए सब्जेक्ट की तलाश शुरू हुई और कुछ बना दिया, सत्यम शिवम सुंदरम, ये वो जो भी बन गया। उसके बाद में फिर नए सब्जेक्ट की तलाश शुरू हुई। जी। तो राज साहब ने कहा कि भी वो सुरती साहब को बुलाओ, उसका सब्जेक्ट अभी पड़ा हुआ है मेरे पास। तो इस तरह करीबन 20 साल तक ये कहानी का सिलसिला चलता रहा राज कपूर के साथ। ओहो। जब भी नई फिल्म का जो सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने कहा सुरती साहब को बुलाओ। जी। तो कहानी जो थी उनको ऐसी चुभी हुई थी, अंदर तक उतरी हुई थी कि वो भूल नहीं पाए। आखिरी बार करीब 88-89 के अंदर अब उनको लगा कि फोन करेंगे तो आबिद भाई आने वाले नहीं है। अब मेरे लिए जोक चुटकुला बन गया। जी जी। कि आरके से फोन आता था तो मैं हंसने लगता था। तो उन्होंने अपने बेटे डब्बू को और एक मिस्टर चौकसी करके थे इंदौर के, उन दोनों को मेरे घर भेजा। बोले आबिद सबको बुला के लेकर आओ। तो मैं आरके स्टूडियो पहुंचा तो सब तैयार, म्यूजिक तैयार, पोस्टर डिजाइनें बन रही थी मेरी फिल्म के लिए, मेरी कहानी पर बनने वाली फिल्म के लिए। और मुझे अकाउंट सेक्शन में भेजा गया। तो वहां मेरे लिए ये 20 साल के बाद पहली बार मुझे चेक दिया गया। जी। साइनिंग अमाउंट 20 साल बाद। हाँ। और राज साहब ने कहा कि आबिद भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लौटने के बाद इसको फौरन सेट पर ले जाते हैं। और वो बंदा दिल्ली से लौटा ही नहीं।
मैंने एक नकाब फिल्म की थी उनके साथ, जी मुस्लिम सोशल चाहते थे वो, तो वो हज को लेकर था। और हज की जो महिमा है जी जी वो मैं पेश करना चाहता था, ताकि लोगों को पता चले, गैर मुसलमानों को, कि भाई ये क्या हज क्या है। सिर्फ वहां जाना नहीं है, जी जी जाने से पहले उसमें सबसे बड़ी कंडीशन, शर्त ये है कि अपने जितने दुश्मन है उनसे पहले गले लगो। जी जी अगर कोई भी तुमसे नाराज है तो तुम हज के लिए नहीं जा सकते हैं। जी अपने पड़ोस में कोई गरीब गुरबा रहता है तो उसकी भी हालत देखो तुम, कि भाई ये पैसे जो तुम हज में सर्फ कर रहे हो और वो भूखों मर रहा है तो तुम्हारी हज कबूल नहीं होगी। जी तो ये सारी कंडीशन, ये हज का कॉन्सेप्ट लेकर पूरा रोमांटिक लव स्टोरी का सब्जेक्ट वर्कआउट किया था। वो उनको बहुत ही पसंद आया, बहुत ही पसंद आया। और फिर काम शुरू हो गया, स्क्रिप्ट लिख दिया, ये कर दिया, स्क्रीन प्ले कर दिया मैंने। डॉक्टर राही, मासूम रजा उसके डायलॉग लिखने वाले थे। लेकिन बाद में फिर क्या ऐसा कुछ पॉलिटिक्स अंदर शुरू हुआ और लोगों ने बहकाना शुरू कर दिया कि भाई ये तो आबिद भाई तो लिटरेचर के आदमी है, और लिटरेचर वाले तो फिल्म वालों को ले डूबते हैं। जी जी कृष्ण चंद्र भी डूबा, जितने भी आए मंटो भी डूबे। जी जी तो बोले आप इसके चक्कर में कहां फंसे हुए हो। तो फिर दूसरे राइटर को इन्वॉल्व किया गया, और दूसरे राइटर ने वो जो मेन कॉन्सेप्ट जो था हज का वही काट के फेंक दिया उसने। जी और तो पूरा फिर मैंने राज साहब से कहा कि भाई फिर मेरा नाम देने की क्या जरूरत है, आपको जो चीज पसंद थी, जिस पर आपने कहानी पसंद की, आपने वही मुद्दा जो है हटा दिया इसमें। तो कहा कि नहीं, अब कुछ जरा नएपन से हम सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आप कोऑपरेट कीजिए हमें। हमने कहा हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, जरा दिल चीज क्या है, जान ले लीजिए आप। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये सुधारिए। जी जी लेकिन उन्होंने नहीं सुधारा, तो हम दिल चीज क्या है सुन लेते हैं। चलिए सुनते हैं उमराव जान फिल्म का ये नगमा। आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपका पूरा लेखन है उसमें एक व्यंग्यात्मक शैली दिखाई पड़ती है। मेरे लेख में, मेरे व्यंग में वो ये जो सटायर जो आता है जी वो कहाँ से आया, तो उसका एक छोटा सा किस्सा कहीं छपा था, जिसमें बचपन का किस्सा था मेरे, कि 5-6 बच्चे जो थे हम लोग, जी 5 साल 6 साल के, हम सब मिल के डोंगरी से चौपाटी के समंदर में तैरने गए। अच्छा। मुझे बड़ा शौक था तैरने का, बच्चों को भी था, जो साथ में हम पूरी टोली पहुंचे और वहां करीबन 10-15 मिनट समंदर में नहाए। वो बच्चे तो जो साथ आए थे वो तो चले गए, तो मैं अकेला रह गया। तो मैं समंदर से मेरा जो लगाव जो था वो इतना था कि मैं निकलना नहीं चाहता था। मैंने कहा थोड़ी देर और करते करते वो तंग आके वो तो चले गए, तो मैं और 15-20 मिनट तैरता रहा। लेकिन जब मैं बाहर आया तो देखा तो मेरे सारे कपड़े गायब। ओहो। एक भी कपड़ा, मतलब सब उतार के गए थे। कपड़े उतार कर इसलिए गए थे कि गीले हो जाए, अगर पहन के नहाते हैं और गीले हो जाते तो अम्मी पिटाई करने वाली थी। अम्मी को समंदर से बड़ी वो डर था उनको, समंदर से बड़ा डर था उन्हें कि भाई समंदर में कोई तैरने गया तो उसका मतलब ये हुआ कि वो मर गया। उनके जहन में ऐसा बैठा हुआ था, तो उस डर के मारे सारे कपड़े उतार के हम सब लोगों ने बाहर ही रखे थे। तो ये बंदे जो गए तो सारे कपड़े लेकर गए यहाँ से जी। अब मैं बड़ा परेशान, 5 साल की उम्र की बात है, 4-5 साल। अब मैंने सोचा कि रोने जैसा हो गया, अब घर कैसे पहुंचूं। एक तो कपड़ों के बगैर रास्ते में चलता हुआ वहां तक पहुंचना, घर तक, चौपाटी से डोंगरी तक काफी करीबन 20-25 मिनट का रास्ता था पैदल जी। तो तभी कहीं से एक अखबार उड़ता हुआ आया, अखबार का पन्ना। तो मैंने वही उठा के उसकी लुंगी बना ली जी, अखबार के पन्ने की, और वैसे ही लपेट कर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते घर की ओर बढ़ा। तो ओपेरा हाउस सिनेमा तक आया, थिएटर तक, कि कुत्ता पीछे पड़ गया। और तो कुत्ता पीछे पड़ा और जब मैं दौड़ा तो अखबार की लुंगी भी उड़ गई। और फिर मैं पहुंचा, किसी तरह घर पहुंचा, तो वहां बच्चे लोग जो लंगोटे दोस्त थे वो मेरी चड्डी और ये शर्ट और लेके मजाक कर रहे थे मेरा जी। और मैं गिड़गिड़ाता रहा, अरे भैया अब तो दे दो, अब तो दे दो, अम्मी पीटेगी मुझे, एकदम से कपड़े वगैरह कर जाए। तो फिर उन्होंने तरस खा के दे दिया। ये वाकया पढ़कर वो साइकेट्रिस्ट ने कहा कि उन बच्चों ने तुम्हारा कार्टून बनाया, आज तुम सारी दुनिया का कार्टून बना रहे हो। क्या बात। ये बदला ले रहे हो उस दिन का। ये बड़ा प्यारा सा मीठा सा बदला है। अभी साहब, तमाम बातों के बाद आपको क्या लगता है कि जीवन के इस मोड़ पर आप अपने काम से, अपनी जिंदगी से, हालात से खुश हैं? बहुत,
टोटल जिसे कहते हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ जी। जीवन से, काम से, और आज भी मतलब मैं उतना ही बल्कि ज्यादा काम कर रहा हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे काम भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। सामान्यतः ये माना जाता है कि 60 के बाद आदमी सठिया जाता है, तो मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है दिमाग और शार्प होता जाता है, पैना होता जाता है, और पैना होता जाता है, और हर फील्ड में आज भी मैं उतना ही काम कर रहा हूँ जितना पहले करता था। हमारी तो यही तमन्ना है आबिद साहब कि आपकी रचना धर्मिता इसी तरह से जारी रहे। बहुत अच्छी किताबें आप हमें दें, बच्चों के लिए भी लिखें, बहुत अच्छे चित्र बनाएं, और आपके कार्टून्स जो हैं वो सारी दुनिया तक पहुंचे। दिल तो नहीं कर रहा है कि आपसे इजाजत लें, इसलिए चलते चलते एक ऐसा गीत आपको सुनवाते हैं जो इजाजत लेने और न लेने के बीच की बात कहता क्या है। बात है, क्या अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का। और हम